कबीर का राम की शक्ति पूजा का औचित्य खोजेगी और देखेगी कि उसमें उसके समाज का कितना स्वरूप है। इसका मतलब यह भी नहीं कि बार बार हम जो है चले जाएं पीछे और कहें कि नहीं पीछे का हिसाब किताब नहीं, हम आधुनिक हिसाब किताब करेंगे, ऐसा नहीं। शाही कहते हैं संतुलन बना रखना चाहिए। हम यह भी नहीं कहेंगे कि तुलसी के को समझने के लिए, पद्मावत को समझने के लिए सारे टूल्स आधुनिक समय के विकसित किए जाए, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि आधुनिक टूल्स को छोड़ करके हम पद्मावत या रामचरितमानस या किसी भी महान कृति का मूल्यांकन करें। ये भी संभव नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जो औचित्य, जो सामाजिकता है, वह तो युगानुरूप होनी ही चाहिए। और आप देख लीजिए, शाही ने भी कहा है, हम लोग भी इस बात को आपसे बताते हैं कि जो उत्तम साहित्य है, जो क्लासिक है, कालिदास से लेकर के राम के निराला मुक्तबोध से लेकर के धोनी तक, आप जिसको पढ़ते पढ़ाते हैं, आप देख लीजिए ये महान लोग हैं जो तब भी उतने ही पढ़े थे, आज भी उतने ही पढ़े, क्योंकि उनके युग की जो अभिव्यक्तियाँ इनके साहित्य में दी है, आज की हम आप भी उसके भीतर कहीं भी अपना चेहरा खोजते हैं, अपने चेहरा पहचानते हैं। ये जो बौद्धिक सघनता है, यह आप देखेंगे कि यह बौद्धिक सघनता शाही की देन है। ये शब्द उन्होंने तनावपूर्ण संतुलन बौद्धिक सघनता शाही ने क्वाइन किया था, और इस पर घंटों आप डिबेट कर सकते हैं, घंटों इस पर बहसें कर सकते हैं, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। इसी नाते कुंवर नारायण ने इनको याद करते हुए एक संदर्भ में लिखा है कि शाही की बहस धर्मिता सुकरात की संवाद धर्मिता की याद दिलाती है। और ये कुंवर नारायण आपसे जानते हैं, एक श्रेष्ठ भारतीय ज्ञान में पुरस्कार मिला है, महान कवि कुंवर नारायण। तो जो नचिकेता को संवाद को लेकर के सब बचाया करते हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि उनका उनकी संवाद शैली की हमें याद, और कहते हैं कि उनके भीतर एक फकीर चिड़िया सा बेलौस साहस है। कहते फकीर चिड़िया सा बेलौस साहस, ये जो बेलौस साहस है, मन की कह गुजरने की बात, और कह गुजरने की बात ये नहीं कि कोई अराजक तरीके से आपने कोई सूत्र दे, उसके पीछे तर्क है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आप कुछ भी कहा गया कि शाही के सामने से गुजर नहीं सकते, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। जैसे भारत सरकार कहती है, विश्वविद्यालय कहता भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाओ तब आरक्षण देंगे, तब ये सब बात है। तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो शाही की आलोचना हमेशा तार्किक और तार्किक बौद्धिकता के दायरे में विकसित तो होती है, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के शाही कुछ भी नहीं करती। यह जो प्रौढ़ विवेचन शाही करते हैं, यह शाही की देन है, और उस देन को आज हमें जरूर याद करना चाहिए। अब मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे सूत्र हैं, उन पर नहीं बात करूँगा, लेकिन शाही का योगदान क्या है, क्या योगदान है, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, और खास करके नई पीढ़ी को बताने के लिए, क्योंकि जानो, क्योंकि समझ में नहीं आता कि जायसी को शाही ने किस रूप में देखा, कैसे पढ़ा उन्होंने। तो एक तो जायसी विजय देवरान शाही हिंदी आलोचना में अपने दो योगदान के महान, बाकी और सब बहुत सारे योगदान आप कर सकते हैं, लेकिन दो योगदान के उनके टक्कर का कोई आलोचक हिंदी में नहीं, कोई आलोचक नहीं। अगर कोई आलोचक की बात मैं कह रहा हूँ तो मैं रामचंद्र पारिजात, नामवर सिंह और अंगला शर्मा को याद करना चाहता हूँ। ये सब महान लोग हैं, इन सबसे हमारी निर्मित हुई है, लेकिन विजय देवरान शाही का योगदान जो है वो इनसे कहीं आगे का है। यह भी आज समझने की बातें हैं, जैसे जायसी और जायसी के बहाने पद्मावत का विश्लेषण। इसके बारे में मैंने आपसे कहा कि नामवर सिंह जैसा दिग्गज आलोचक भी यह कहता है कि पद्मावत का विश्लेषण राम की शक्ति पूजा जैसे महाकाव्यात्मक कविता के समकक्ष है। वही नामवर सिंह अपने समय में अपने गुरु को छोड़कर किसी की तारीफ नहीं करते थे, और उनके गुरु थे और दोनों खाटी बनारसी थी, तो उनको छोड़ के, लेकिन नामवर सिंह ने हमेशा कहा कि मैंने जायसी की आलोचना से बहुत कुछ सीखा है। और वो दौर था जब नामवर सिंह बनारस में थे, बेरोजगार थे, और इलाहाबाद अक्सर जाते थे और वहाँ की गोष्ठियों में सहभागी होते थे। 50 के दौर था इलाहाबाद का, और इलाहाबाद तब साहित्य का केंद्र हुआ करता था।
इसको आगे चल के धीरे धीरे बनारस और इलाहाबाद वो साहित्य के तब 50 दशक में केंद्र हुआ करते थे। और आगे चल करके तो फिर धीरे धीरे दिल्ली राजधानी शिफ्ट हो गई, बहुत सारे लोग विस्थापित होकर दिल्ली चले गए है। तो शाही का जो योगदान है वो यह है जायसी को लेकर के। अब जायसी को लेकर क्या योगदान है? जायसी को लेकर के उन्होंने सबसे पहला काम किया कि आचार्य शुक्ल से ही टकरा गए। देखिए और जायसी पर पुस्तक लिख रहे थे, उसके पहले 3 लोग काम कर चुके थे। जब जायसी पर वो व्याख्यान दे रहे थे, जायसी काम कर जायसी पढ़ रहे थे। 1924 में आचार्य शुक्ल जायसी ग्रंथावली का संपादन कर चुके हैं। 1953 में माता प्रसाद गुप्त जायसी पर लिख चुके हैं और 1955 या 56 में वासुदेव शरण अग्रवाल लिख चुके हैं। 3 श्रेष्ठ आचार्य शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त और वासुदेव शरण अग्रवाल। अभी तुम लोगों को पद्मावती व्याख्या अगर पढ़नी हो, व्याख्या टेक्स्ट का कैसे, तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावती टीका लिखी है और वो जबरदस्त लिखा है। और वो तत्व जिसे कह सकते हैं कि वो संस्कृति के आचार्य थे, प्राचीन साहित्य प्राचीन इतिहास में बहुत गति थी। अब उन्होंने पहला काम ये किया, उन्होंने कहा कि हम जो है जायसी को सूफी फकीर नहीं मानते जैसा कि आचार्य शुक्ल मानते या पूर्व पक्ष के सारे आलोचक मानते हैं। तो उनका जो बड़ा योगदान था, उसके लिए बहुत सारे तर्क, उस तर्क में बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि क्या क्या उन्होंने कहा किताब में, वो सब किताब है। लेकिन जो सूत्र आपको समझना है वो सूत्र ये है कि उन्होंने ये कहा कि मैं शुक्ल जी की शब्दावली में जायसी को सूफी फकीर नहीं मानता, जायसी को कवि मानता। ये बहुत बड़ा डिपार्चर है कि जायसी केवल और केवल कवि हैं, सूफी फकीर नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जायसी जैसा कि कहा जाता है कि अपने समय में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिख रहे थे। ये शाही ने कहा न हिंदू के लिख रहे थे न मुसलमान के लिख रहे थे, वह अपने समय के मनुष्य के लिए लिख रहे थे। और ये जो मनुष्य केंद्रित विवेचन था शाही का, वह भी उस जमाने में बहुत ही मूल्यवान था। तो आप उसको देखेंगे कि कविता की बहुत सारे तर्क, एक उन्होंने कविता पर उनका जो दोहा कोट किया है, कहा है कि औ मन जान कविता अस्कीना मग यह रहे जगत मह जीना। कहते जायसी के लिखते से समझते जो शाही तर्क देते हैं, वो एक तर्क देते हैं कि हर जगह उन्होंने जायसी ने अपने को कवि के रूप में याद किया है। जायसी यह भी कहते हैं कि मुझे जायस को कोई पहचानता ही नहीं, जायस को कोई जानता ही नहीं। तो तर्क ये दिया कि अगर वो सूफी फकीर होते तो उस जमाने के फकीरों को हर कोई लाखों लोग जानते थे, जहाँ दरबार सस्ता था और गाँव के लोग आते थे। तो अगर सूफी फकीर होते और उन्हें कोई जानता नहीं, तो जायसी ने अपने ही पद्मावत में बार बार कहा है कि मैं कवि हूँ और कवि के रूप में ये विवेचन कर रहा हूँ। तो जब कवि के रूप में खुद ही एक कवि घोषित कर रहा है, तो आप सूफी फकीर कह करके उसके काव्यत्व की आलोचना या काव्यत्व की अवमानना क्यों कर रहे हैं? तो ये कहा कि आचार्य शुक्ल ने जायसी को शीर्ष पर बैठाया। ये कहा कि अगर आचार्य शुक्ल न होते तो जायसी का हिंदी में कोई नाम लेवा न होता, लेकिन जायसी को आचार्य शुक्ल ने सूफी फकीर कहकर जो शीर्ष पर बैठाया, मैं उसकी आलोचना करता। और फिर जैसा मैंने कहा, कविता का उन्होंने सैकड़ों उदाहरण दिया, अपने जायसी पुस्तक में दिया, कहा कि ये देखिए इतने सारे संदर्भ हैं जहाँ से जायसी को कवि के रूप में याद किया। और सबसे बड़ी बात कहा कि कवि ही है जो परकाया प्रवेश को समझता है। और कहा कि हीरामन तोता से लेकर के और जो बाकी जो उसमें राघव चेतन और हीरामन तोता जैसे पात्रों का जो परकाया प्रवेश कराते हैं, यह केवल और केवल कविता की प्रतिभा की वजह से हो सकता है, जिसे अन्य प्रतिभा के चमत्कार से संभव नहीं है। तो ये जो आप देखेंगे कि अब इस रूप में एक और उन्होंने पंक्ति कोट की है कि हाँ सब कवि ने केरी पीछ लगा, कछु कहीं चला कबल दे गदा। ये ठीक अवधि है, हाँ सब कवि ने केरी पीछ लगा। एक को कहा कि मैं कवि हूँ, लेकिन एक कहा कि कवि में कहीं अहंकार न हो जाए कि मैं कवि हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ सब कवि ने केरी पीछ लगा। पूर्व में जो
जो भी कवि हमारे बीच रहे हैं उन सब कवियों को मैं फॉलो करता रहा हूँ, उनका अनुचर हूँ। लेकिन कहा कि अनुचर हो जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी, सब कहेंगे साथ दूसरों का भी किया। तब कहते हैं दूसरी भाषा कछ कहीं चला तबल डेग डगा। कहा कि उनको तो मानता हूँ, लेकिन उनको उनके साथ अपनी समझ से ताली बजाते हुए पूरा धूमधाम से कविता करता हूँ, निर्भीक भाव से कविता करता हूँ। तबल डेग डगा मैंने पूरी निर्भीकता से कविता करता हूँ, पूरी साहसिकता से कविता करता हूँ और बहुत कुछ नया करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये चीज़ें उनके यहाँ रही हैं। और दूसरी बात देखिए, मैं कहना चाहता हूँ इस पर, मतलब ये जो पूरी जायसी तुम लोग पढ़ोगे इन्हीं दोनों बिंदुओं पर केंद्रित है। तर्क उदाहरण का कोई अवसर नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा मैं कहा था जिसके वो महान है आलोचना को याद करना चाहिए, छायावाद और नई कविता में उन्होंने बहस की। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस को लेख है इसके लिए। लेकिन यह जो बातें हैं छायावाद और नई कविता में जो अंतर जो किया है, आप सब जानते हैं छायावाद पर बहुत सारे लोग करते हैं। उस नंद गुलाब वाजपेयी से लेकर नावर सिंह बहुत सारे कविताएं लिखी, आलोचना लिखा। आचार्य शुक्ल ने छायावाद पर पूरा का पूरा जो है केवल नहीं लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसमें उन्होंने पंत को बहुत मूल्यवान माना और ईश्वर महादेव की बहुत सारी चीजें की। उस बहस में ये नहीं गए, उस बहस में नहीं गए। जायसी छायावाद और नई कविता की वैचारिक अनवित और वैचारिक बहस में अपने को तपाते हैं, अपने को शामिल करते हैं, जो वैचारिक बहस होती है। और यह चीज़ भी अनूठी है जो शाही ने लघु मानव के बहाने वहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। छायावाद को पहला काम ये किया उन्होंने सत्याग्रह युग का, ये दिन केवल और केवल साहित्य कहा कि छायावाद रोमांटिक उत्थान नहीं है, पश्चिम का प्रभाव नहीं। वहाँ से उन्होंने खारिज किया, कहा पश्चिम के रोमांटिसिज्म का ये अनुवाद नहीं है, न प्रभाव है, एक तरह का सत्याग्रह युग है जिसमें गांधी का प्रभाव है। और गांधी की क्षमता के बारे में उन्होंने सत्याग्रह युग का उन्होंने नामकरण किया। उन्होंने नैतिक विजन और सत्य की बातें की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लघु और महत्व के बीच अंतर किया। वो ये कहते हैं कि छायावाद भी लघु की बात करता है और नई कविता भी लघु की बातें करती है, लेकिन लघु का मतलब यहाँ पर नैतिक विजन से जुड़ते हैं। कहते हैं कि वह भी लघु की बातें करता छायावाद। कहते हैं कि छायावाद का जो लघुवाद है वो लगातार महत्व के सामने विसर्जित होता जाता है। यानी उसका वो समझो लघु का मतलब यथार्थ और महत्व का मतलब आदर्श, इस ठेठ में। तो वो साई ने कहा कि छायावाद का सब कुछ अच्छा है, लेकिन लगातार वह जो है लघु को महत्व की तरफ महत्व में विसर्जित करता जाता है, यानी यथार्थ को लगातार आदर्शीकृत करता चला जाता है। वो एक बात कहते हैं कि छायावाद में का जो नैतिक विजन है वही सत्य में रूपांतरित हो जाता है। और कहा कि जो नई कविता और छायावाद और नई कविता के बीच में जो दिनकर आते हैं, बच्चन आता है, वहाँ से जहाँ से संक्रमण होता है, तो ये कहते हैं कि नई कविता ने लघु को कभी भी महत्व में आदर्शित नहीं किया, बल्कि लघु को उसकी समग्र लघुत्व में समझने की कोशिश की। यानी वहाँ जो लघु है वो सहज मनुष्य हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जो नई कविता में सहज मनुष्य की देन थी, वहाँ से वो छायावाद के आगे डिपार्चर देती है। क्योंकि छायावाद में कहते हैं कि लगातार वो जो हर उसका वो आदर्श की तरफ उन्मुख होता चला जाता था। और इस मामले में उन्होंने देखो कितनी खूबसूरती से रामायणी पर बहस की, जयशंकर प्रसाद पर बहस की। और जयशंकर प्रसाद ने वो बार कहा कि उनमें जो नैतिक विजन था वो लगातार दर्शन में रूपांतरित होता चला जाता है। यानी कहा कि जो लघु है लगातार महत्व में रूपांतरित होता चला जाता है, लगातार दर्शन में रूपांतरित होता चला जाता है। जबकि नई कविता के भीतर जो अज्ञेय का मूल्यांकन करते हैं, कहते अज्ञेय में दर्शन को यथार्थों नहीं करते, यानी काव्यानुभूत। यानी जयशंकर प्रसाद के यहाँ
अनुभूति जो दर्शन में रूपांतरित हो रही थी, उसको नई कविता के अज्ञे ने दर्शन को अनुभूति से जोड़ने की कोशिश की। यानी जो लगातार महत आदर्शित हो रहा था, उस आदर्शित महत को सहज मनुष्य से जोड़ने की लगातार उन्होंने कोशिश की। तो यह जो छायावाद को लेकर के जो एक तरह का नैतिक शक्ति की बात कर रहे थे, वो खुद जो है इस रूप में वो कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद के यहाँ भी महान। अब जयशंकर प्रसाद का देखिए, जयशंकर प्रसाद पर कामानी का विवेचन बोधने की आप सब जानते हैं, कामानी का औसत विवेचन राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया, और दोनों में बहुत अंतर है। कामानी का जो विवेचन बोध करते हैं और जो राम स्वरूप चतुर्वेदी करते हैं, उस पर आप सब जानते हैं। लेकिन जो इन्होंने विश्लेषण किया, इन्होंने कामानी का अलग से कोई विश्लेषण नहीं किया। वो एक जो आधुनिक साहित्य के प्रवाह में, आधुनिक साहित्य की जो वैचारिक निर्मिति के प्रवाह में इन्होंने बताया कि कैसे एक ही तत्व था, लघु और महत्व के बीच का जो बंध था, कैसे एक दूसरे में संक्रमित हो रहा था, और कैसे आधुनिक हिंदी कविता नई कविता तक आकर के जिसकी शुरुआत प्रगतिवाद से हो जाती है, उसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही देखने की कोशिश की, उसको आदर्शित नहीं किया। मैंने उसकी तमाम तरह की कमजोरियाँ भी थी, उसकी अच्छाइयाँ थी, यानी मनुष्य की समग्रता में देखने। और यही साहित्य चाहते थे कि साहित्य की जो सामाजिकता है, साहित्य का जो मूल सरोकार है, वह असल में मनुष्य को समग्रता में देखने की कोशिश का सरोकार होना चाहिए। अब इसके बीच जरा ये भी तुम लोग देखो, हमारे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, कि शाही ने एक नई बात की, और उसमें जो है वो छायावाद के आधुनिकता दौर में जो हिंदी को लेकर के तमाम सारी बहसें हो रही थी पूरे 20वीं सदी का, तो 20वीं सदी का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने संसारत्व की कल्पना की, और उन्होंने कहा कि छायावाद की विद्रोही चेतना, उन्हें आप सब जानते बहुत सारी बहसें हुई, छायावाद की विद्रोही चेतना को उन्होंने बड़ी बारीकी से उन्होंने संसारत्व से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी के सामने बड़ी समस्या क्या थी, हिंदी के सामने दो बड़ी समस्याएं थी 20वीं सदी में। भारतेंदु बाबू के बाद तो महावीर द्विवेदी का युग शुरू होता है, तो हिंदी के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली, हिंदी के सामने बनी बनाई संस्कृत या प्रभुता संस्कृत के निर्मित की बात करते हैं। आप उसे कहते हैं कि संस्कृत हमारी भाषा की पृष्ठभूमि थी, संस्कृत की क्लासिकल जो दबाव हमारे हिंदी में चल रहा था, एक परंपरा तो उस क्लासिकल दबाव पर चली गई। कहते हैं छायावाद कई बार उसका शिकार भी हुआ, जैसे अब यहाँ पर वो कामायनी का विश्लेषण करते हैं और जबरदस्त विश्लेषण करते हैं। कहते हैं कि कामायनी बहुत अच्छी कृति है, सब कुछ है, लेकिन क्लासिकल का दबाव उसके ऊपर इतना चढ़ के बोलता है कि मानो अंततः हिमालय से शुरू करके हिमालय पहुँच जाते हैं, पूरा सारस्वत प्रदेश उजड़ जाता है, तो मनु केवल अपने बारे में चिंता है, भाई उनका राजसी भोग ठाट सब खत्म चला गया। कहते हैं यदि जो चक्री व्यवस्था होती है, जबकि उसको गति से आगे जाना चाहिए था, इस प्रकार एक ये दबाव था जहाँ से छायावादी कमजोरी की शिनाख्त करते हैं, और वो कहते हैं जिसका दबाव मिथकों के अंतरंग सहचर होने के बावजूद नई कविता पर नहीं था। जबकि नई कविता आप सोचिए कि धर्म में भारतीय का अध्याय क्या है, माइथोलॉजी के पृष्ठभूमि में लिखा गया है। तो कहने का संशय के खिलाफ क्या है, नरेश मेहता जैसे माइथोलॉजी की आख्यान की पृष्ठभूमि है, लेकिन वो कहते हैं कि जो दबाव कामायनी पर इतना जबरदस्त था कि खून पी के कामायनी अपने नैतिक शक्ति संबोधन के दायरे में कहीं महत्व में विसर्जित हो जाती है। तो कहा एक चीज ये थी। दूसरी बात कहा कि हिंदी के सामने एक चुनौती अंग्रेजी की थी कि भाई अंग्रेजी के बगैर काम चलेगा, कि एक आभिजात्य का दबाव था, और दूसरा कहा कि उर्दू फारसी का दबाव था। जब हिंदी आप सब जानते हैं कि मालवीय जी के प्रयास से और ये संभव हुआ कि 1900 में कचहरियों की भाषा हिंदी को स्वीकार किया जाए, तो फारसी बड़ी ताकतवर थी भाषा, और कचहरी भाषा अंग्रेजी जमाने थी। कहते हैं कि फारसी का दबाव एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेजी का दबाव, इन दोनों दबावों से हिंदी के सामने विद्रोही होने का कोई विकल्प नहीं, हिंदी भाषा विद्रोही। अब आप देखिए, एक ही आदमी एक ही समय में संसारत्व को आधार बना करके, हिंदी की संसारत्व को आधार बना के दो बेकारी बातें कर रहा है कि क्यों हमारी भाषा एक तरफ क्लासिकल होती चली गई, क्यों विद्रोही होती चली गई, और इस विद्रोह के साथ साहित्य को खड़ा कर रही। तो जो ये सब चीज़ें रहती है, तो और वहाँ पर यह बात कहते हैं भाई कि ये जो
जयशंकर प्रसाद की आत्मा की संकल्प, अब ये कि काव्य कला और अन्य निबंध जब तुम लोग पढ़ोगे देखोगे तो बार बार कविता को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति से जोड़ देते हैं। कहते हैं आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कुछ और नहीं है, बल्कि थोड़ा सा मजाक के लहजे में कहते हैं जयशंकर प्रसाद के यहाँ आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कुछ नहीं है, बस नैतिक सत्य का संचय का आकर्षण है और कुछ नहीं है। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति अंततः जो है नैतिक सत्य के संकल्प में विसर्जित हो जाती है। वहाँ भी उस आलोचना जो काव्य कला और अन्य निबंध जो बहुत चर्चित निबंध है उसकी भी उन्होंने इस रूप में एक तरह की आलोचना की है। तो आप ये देखें कि ये जो मनुष्य की एक तरह की रिक्तता की बातें वो वहाँ पर हमारे बीच होती है, वह इस रूप में आप देख सकते हैं। और जो मैंने कहा कि बस एक दो बातें और बड़ी बात में समाप्त करूँगा कि वो जो भारतीयता इस बगे हाथ हमको ये भी जानना चाहिए कि भारतीयता कौन से हिंदू गुण बहुत कम आलोचक होते हैं जो इतना तत्व मीमांसक होने के बावजूद इतनी सहजता से अपनी बात करते हैं। उन्होंने भारतीयता की व्याख्या करते समय 3 तत्वों की बात की। मैं शुरू में कहा वो 3 तत्व, एक तो विविधता के बीच सबको जोड़ने वाले नए संस्कार की खोज, विविधता के बीच सबको जोड़ने वाले नए संस्कारों की खोज, ये तो ये बात करते हैं क्योंकि ये भारतीयता है। दूसरी बात कहते हैं दरिद्रता से संपन्नता की ओर गतिशील होना, दरिद्रता से संपन्नता की ओर गति। और तीसरी बात कहते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, गैर बराबरी की जगह समतामूलक भावना का प्रचार। तो जो गैर बराबरी या समतामूलक भावना का जो प्रचार है वह असल में यही शाही की देन है कि निरंतर वो चाहे साहित्य की गैर बराबरी हो, चाहे समाज की गैर बराबरी हो, चाहे संस्कृति और धर्म, संस्कृति, दर्शन और विज्ञान में शाही ने हमेशा संस्कृत को मूल्यवान माना है। कहा कि संस्कृति है जो विचार को लगातार पुष्ट भी करती है और विचारों को नया संस्कार देती है और विचारों को समय समय पर भ्रष्ट भी करती है। सोचना यह है, समझना यह है कि आपके लिए कौन से अग्रगामी मूल्यों के विचार हैं, कौन से आपके बौद्धिक सरोकारों से जुड़े वाले विचार हैं और किससे नई पीढ़ी से आपका संवाद हो सकता है। क्योंकि अंततः साहित्य के लिए साहित्य का मतलब ये होता है कि नए से नए जगहों पर पहुंचना, अलक्षित कोणों को लक्षित करना और पूरी संवेदनात्मक साहचर्य के साथ अपनी भावना का प्रकटीकरण करना। तो साहित्य के इतने सारे आलोचना के बहुत सारे बिंदु थे वो यहाँ पर मैंने आपके सामने रखे। और बहुत वो साहित्य जो गुरु कबीर दास के लिए एक कविता मुझे बहुत पसंद है, एक सुधार्थी ने उस कविता का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पाठ किया है। जैसा मैंने कहा कि शाही के जो आलोचना में जो गतिशीलता है, मुझे लगता है कि यहाँ से तो अलकनंदा आपके बगल से गुजर रही है, हमारे यहाँ गंगा की जो पहुँचती है, इलाहाबाद से गंगा से मिल जाती है, तो गंगा की धारा तो आप जानते हैं उसमें सब कुछ शामिल है। तो कह सकते हैं कि शाही की आलोचनात्मक धारा उस गांगेय धारा की तरह है जिसमें अलकनंदा भी शामिल है, भागीरथी भी शामिल है और मंदाकिनी भी शामिल है। तो अलकनंदा के इस तट से, इस तट पर श्रीनगर पर जो आज हम लोग शाही को याद किए, शाही को बात किए, इसमें जैसे कि इन सारे गतिशील जो तत्व हैं, जो सारे हमारे नदियों के सांस्कृतिक गति के तत्व हैं जो अंततः जाकर के गंगा में समझ जाते हैं, गंगा में विसर्जित हो जाते हैं। और दिखती तो गंगा है लेकिन उसमें अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी तीनों महान नदियों के स्वर शामिल होते हैं। तो शाही में परंपरा से प्राप्त संस्कृत साहित्य का भी स्वर है, पश्चिम के जो साहित्य था उसका भी स्वर है, और समझ सकते हैं कि एक तरह का जो है अरबी फारसी के मानवतावेदवादी साहित्य का भी स्वर शामिल है। तो शाही की आलोचनात्मक गंगा में जो लहरें उठती रही, जो तरंगें उठती रही, वो हमारी आँखों के माध्यम से हमारे बुद्धि को स्पर्श करते हुए हमारे हृदय में अपना बृहत्तर आयतन बनाती हैं, अपनी बृहत्तर उपस्थिति को दर्ज करती हैं। इसी नाते मैं कहता हूँ कि शाही को पढ़ना
न केवल हृदय को संवेदित करना है, बल्कि बौद्धिक रूप से भी जागरूक करना है, बौद्धिक रूप से भी खुद को आपको संपन्न करना है। और यह बौद्धिकता साहित्य के लिए, आलोचना के लिए तो जरूरी है ही, समझ लो बच्चों की जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। और जीवन का मतलब जो मैंने पहले कहा कि वहिता सत कवित्व की इसी वाद विबद्धता। तो आप जब साहित्य का, यहाँ पर कविता का मतलब साहित्य समझना, तो जब साहित्य नहीं होगा तो न तुम्हारे पास विचारों का आदान प्रदान करने की सामर्थ्य होगी, न बात को अच्छे ढंग से करने की बात होगी। और हिंदी साहित्य का तो इतना समृद्ध संस्कार हम सबों पर पड़ा हुआ, हमारे बच्चों पड़ा हुआ है, जहाँ कहीं भी खड़े हो जाओगे, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक धारा प्रवाह, तुम्हारा विचार, तुम्हारी बौद्धिकता प्रवाहित होगी। और यह बौद्धिकता लगातार आप में प्रवाहित हो, और कुछ ऐसे प्रवाहित हो कि जैसे हम लोगों के माध्यम से आप तक पहुँची है, आपके माध्यम से आपके शिष्यों तक, होने वाले शिष्यों तक पहुँचे, और यह लगातार प्रवाह बना रहे। इसी नाते सत्ता और साहित्य के बीच एक मौलिक अंतर है। सत्ताएं ठहरी होगी, साहित्य निरंतर गतिशील होता है, इसीलिए कभी दोनों की पटती नहीं, लेकिन साहित्य इसको कितनी खूबसूरत कहा कि साहित्य प्रतिष्ठान के लिए साहित्य जरूरी हो ना, क्योंकि साहित्य के लिए प्रतिष्ठान तो जरूरी है। और जब प्रतिष्ठान की बात करते हैं तो साहित्य के सत्ता की बात नहीं करते, तो साहित्य की संवाद धर्मिता के विविध आयामों के आकाशीय विकास और विस्तार के करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे हिंदी विभाग के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। इन्होंने आज मुझे आपसे संवाद करने का अवसर उपलब्ध कराया, और सभी परास्नातक, स्नातक और अपने शोधार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।